तो फिर एक बार मेरा चैनल ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। आप जानते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरी बातचीत चल रही है। एस्ट्रोलॉजी को समझने की हमारी कोशिश है और आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे शहर में यानी कि बेलगाम में इनको बहुत माना जाता है, इनको फॉलो किया जाता है और लोग लिटरली इंतज़ार करते हैं इनका। दिन में करीब करीब 60 से 70 लोग इनको विज़िट करते हैं रिलीफ के लिए। और उनमें से बहुत सारे लोग फिर से रिविजिट इसलिए करते हैं गुड न्यूज़ देने के लिए कि जिस कंसर्न के साथ मैंने आपको मिला था मेरा काम हो गया। इनको जब मैं मिलने गया था और इनका इंटरव्यू मैं कर रहा था उस दौरान करीब करीब 25 से 30 लोग आके वापस गए थे क्योंकि सर इंटरव्यू में थे तो वो उनसे मिल नहीं पाए और मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, आज के जो गेस्ट है उनका नाम बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रशांत अर्जुन वाडकर इनका नाम है। सबसे पहले इन्होंने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद इन्होंने जॉब भी किया था उनकी ही फील्ड में, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे को ज्योतिष करना चाहिए, लोगों को रिलैक्स करना चाहिए और इसलिए ज्योतिष प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी कमर्शियल नहीं है, बहुत ही कम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में, बहुत ही कम फीस में वो लोगों का समाधान करते हैं। तो ऐसे आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, चलिए उनका स्वागत करते हैं और बिल्कुल भी समय ज़ाया न करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, सबसे पहले वेलकम करना पड़ेगा आज के हमारे गेस्ट जो है उनको। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू फॉर यू, और आपके दर्शकों के लिए भी। हम हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नहीं, आपको जो इजी होता है वो बात कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ पर मैं शुरू करना चाहता हूँ। जैसे हम बैकग्राउंड में बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। अगर मैं अपनी तरफ से मिथ्स आपको पूछूंगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एस्ट्रोलॉजी के कोई 3 या 4 या 5 मिथ्स बताए जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी जो है उसको लोग अप टू द मार्क इन्हांस नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, एस्ट्रोलॉजी वैसे अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है। एक वाक्य में उसको डेफिनेशन दिया नहीं जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी में भी 2 या 3 प्रकार के अलग अलग एलिमेंट से एस्ट्रोलॉजी बनती है। जैसे कि एक होरा शास्त्र होता है, एक काल निर्णय करके होता है। काल निर्णय में हम ज़्यादा से ज़्यादा पंचांग बनाते हैं। आज हम जो चंद्रयान पे जा रहे हैं, चंद्र की गति जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे जो ऋषि मुनि, प्राचीन ऋषि मुनि माने ही प्राचीन एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने यहाँ पे बैठ के उसका कैलकुलेशन किया है। ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आता है फल ज्योतिष। आज के तारीख में 99% फल ज्योतिष को ही वैल्यू दिया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नक्षत्र, एक लग्न होता है। लग्न माने वो विवाह वाला लग्न नहीं है, वो कुंडली का एक केंद्र बिंदु होता है। नक्षत्र, राशि, ये सब एलिमेंट बना के ही एक कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन आज के दौर में लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और एस्ट्रोलॉजर्स भी इतने बुरी तरह से एंगेज्ड हो चुके हैं कि 5-5 मिनट में उनको क्लाइंट्स को आगे भगाना है। इसमें क्या होता है, डिटेल कैलकुलेशन किया नहीं जाता। तो एक एलिमेंट पकड़ के इस राशि को 7.5 है या उस राशि को अच्छा टाइम चल रहा है, ये बोल देते हैं तो प्रेडिक्शन थोड़ा रॉन्ग हो जाता है और लोगों को वहम हो जाता है कि हमने इसको दिखाया, हमने उसको दिखाया और ये रॉन्ग हो गए। असलियत में अगर आपको डिटेल कुंडली एनालाइज करनी पड़ेगी, कम से कम 2-3 घंटे आपको एनालाइजिंग करना पड़ेगा। और इतना विशाल, इट इज़ लाइक अ ओशन, और हम ओशन से कुछ बाल्टी पानी खाली बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस कर, हमारे यहाँ पे जो प्राचीन बूढ़े लोग थे एस्ट्रोलॉजर, वो ज़्यादा प्रेडिक्शन सटीकता से उत्तर देते थे। क्यों? उनका अनुभव। आज के तारीख में सबसे पहला मिथ, एस्ट्रोलॉजर्स आर बिजी, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनके टाइम को हमको मैनेज करके ही आंसर लेके आना है, ये चल रहा है और वहीं पे आदमी मार खा रहा है। जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को एड्रेस करना होता है, तो इसलिए इंडिविजुअल्स को बहुत कम समय मिलता है और इसलिए बहुत जल्दबाजी में प्रेडिक्शंस या फिर रीडिंग की कोशिश होती है। एक पॉइंट पकड़ के ही प्रेडिक्शन दिया जाता है, ओवरऑल कैलकुलेशन होता ही नहीं है। राइट। और जैसे आपने बताया इट इज़ अ ओशन,
सो इसको समझने के लिए उम्र भी कम पड़ जाती है, जैसे मैंने सुना। एग्जैक्टली इस विषय में कोई मास्टर बन ही नहीं सकता। पंडित ये उपाधि है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा प्रांत है ना, यहाँ पे कोई पंडित बन ही नहीं सकता है, जीवन भर विद्यार्थी ही रहेगा। राइट। मैंने सुना था कि एक ऐसी भी टर्म होती है एस्ट्रोलॉजर्स में, वो कैलकुलेट करते हैं अपने आप को कि कितने जन्मों से वो एस्ट्रोलॉजर है, पिछले जन्म में भी वो एस्ट्रोलॉजर थे क्या, उससे पहले वाले जन्मों में भी थे क्या, तो उसका भी उतना नॉलेज कैरी करना पड़ता है आपको, एंड इट इज़ लाइक दैट। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे श्रोताओं को कि इसको हल्के में ना ले, एंड इट इज़ नॉट लाइक मेरे को बुखार आ गया, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगवाया, बुखार कम हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ बियॉन्ड द साइंसेस। सो वो आपको समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बाय द वे, मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरे कुछ फेवरेट्स है म्यूज़िक में। आशा दी है, पहले नाम उन्हीं का आ जाता है ज़ुबान के ऊपर जब भी म्यूज़िक का जिक्र करता हूँ। आर.डी. बर्मन है। आर.डी. बर्मन का जो म्यूज़िक था बहुत अलग था, तो हम मुरीद हो जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से अगर मैं सोचूं तो मेरे को नाम नहीं याद आते। इंडिया में एस्ट्रोलॉजी पैदा हुई ऐसा हम मानते हैं, और आप अगर मुझे पूछेंगे गणित वाले शास्त्रज्ञ कौन, तो हम बता सकते हैं। फलाना सब्जेक्ट वाले शास्त्रज्ञ कौन, तो हम बता सकते हैं। राजनीति के शास्त्रज्ञ कौन, तो हम बता सकते हैं। चाणक्य, बहुत सारे नाम। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से पर्टिकुलर नाम सामने नहीं आते। तो इस सवाल को मैं दो हिस्सों में काटना चाहता हूँ। सबसे पहले इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के आइडियल एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में थोड़ा बताइए, एंड पर्सनली जैसे मैंने मेरा बताया, आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर कौन है जिनको देखने के बाद लगता है कि बाप रे क्या एस्ट्रोलॉजर है, वो फीलिंग आती है। तो ये दोनों चीजें मेरे को प्लीज आप नहीं, वैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी महाभारत टाइम से ही शुरू हो चुकी है। वराह मिहिर करके थे, हाँ, तो वहाँ से वो एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वहाँ से शुरू हो चुकी है। तो हमारे यहाँ उसको कैसे प्रोनाउंस करें, वैदिक या वैदिक? वेद काल से आया वैदिक प्रोनाउंस करते हैं। वैदिक माने हम जो यहाँ पे पंडित या भटजी बोलते हैं ना, वो वैदिक हो, वैदिक हो। देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन समझना जरूरी है। अभी हम यूजुअली हमारे यहाँ पे हम कर्म बोलते हैं, लेकिन जब से इंटरनेट आया हम कर्मा बोल रहे हैं। हाँ। ये अमिताभ बच्चन जी ने भी एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया है, डोंट कॉल इट कर्मा, कॉल इट एज अ कर्म, एंड इन आवर वर्ड्स काय आमचं कर्म वी यूज टू कॉल इन दिस टर्म्स ओनली। राइट। हाँ, तो वराह मीर करके थे, हाँ, बृहु संहिता करके बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन इंडिया में एक गलती क्या हुई है, हमारे यहाँ पे पठन पे ज़्यादा महत्व दिया गया। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्चर्स रिसाइट करते करते वो ब्रेन में डेटा फीड होना चाहिए, हमारे यहाँ पे वो संस्कृति थी। हाँ, तो इसकी वजह से कहीं पत्थर पे हमने तराश दिया, क्योंकि तब पेपर नहीं थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके और ताम्रपत्र वगैरह थे। लेकिन मुस्लिम आक्रांता हो या अंग्रेज आक्रांता हो, बहुत सारे चीज़ उसमें नाश हो चुके हैं। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है ना, जल रही थी तो कितने दिन तक जल रही थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो। तो उसकी वजह से ए पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपका जो क्वेश्चन है ना कि इंडिया में रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एज सच क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एज सच ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि जैसे आप बीएससी कर गए, फिर उसके बाद एमएससी है, उसके बाद पीएचडी है, ये नहीं है। काशी बनारस यूनिवर्सिटी में थोड़े बहुत विषय एस्ट्रोलॉजी के सिखाए जाते हैं, लेकिन वो सर्टिफाइड ऐसे नहीं है। पुणे में बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन वो बेसिक एलिमेंट सीख के ही सर्टिफिकेशन देता है। तो क्योंकि एज सच कोर्स नहीं है स्टैंडर्डाइज, हाँ, तो उसके लिए वो डायरेक्टली रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नहीं। सेकेंडली यहाँ पे अपने अपने अलग अलग थेरीज है। कई नक्षत्र देख के ही प्रिडिक्शन देना चाहते हैं, कोई राशि को देख के प्रिडिक्शन देना चाहता है। तो जैसे एक डॉक्टर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेट करता है, वैसे हर एक का एस्ट्रोलॉजर का परसेप्शन अलग ही रहेगा। इसलिए रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एज सच नहीं हो रहे। लेकिन देखा जाए तो बीवी रमन करके थे, ही वाज रिनाउंड। विष्णु शर्मा करके थे, किस जमाने के हैं ये सब 1950 के बाद के लोग हैं। फिर शकुंतला देवी करके थी, एस्ट्रोलॉजी में शकुंतला देवी वाज कॉल्ड एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने अमेरिका में जाके, उस जमाने में जब कंप्यूटर अपने पहले जनरेशन में था, उन्होंने कंप्यूटर को हरा के आए थे। शी वॉज फ्रॉम बेंगलोर।
ओ तो एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे हम उसको घटिक पड़ी, हाँ, जैसे हम उसको मिनट टाइम सेकेंडों देते, उन्होंने वर्बली कैलकुलेशन करते थे। तो उनका जो बुक्स, बहुत सारे बुक्स है, शी हैज गिवन सिंपल फॉर्मूलाज। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जितने इंक्लूडिंग मी, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है दे प्रिफर सॉफ्टवेयर, क्योंकि रेडीमेड मील्स तैयार बन के उनके सामने आ जाता है। तो कैलकुलेशन में हम वीक, प्रेडिक्शन में मास्टर हो रहे हैं, कैलकुलेशन चीजों में हम वीक। कितना इम्पोर्टेंट। ओके, मैं उस सवाल के ऊपर बाद में आऊंगा, क्योंकि ये जैसे आपने कहा इट इज़ अ ओशन। सो मेरे लिए अब देखिए, मेरे को चाहता हूँ, मैं जब ये इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा था उससे पहले मैंने कहा कि एक निश पकड़ेंगे, एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला एपिसोड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वाला जो एपिसोड रहेगा वो हम पंचांग को लेकर करेंगे, क्योंकि पंचांग में कितने सारे शब्द आते हैं। होरा आता है, नक्षत्र तिथि वार ये तो कॉमन हो गया, होरा आता है, और अभी आपने कहा एक वर्ड घटिका, हाँ घटिक, पड़ी सेकेंड के 60 पार्ट्स तक होते हैं। हाँ, कर्ण ऐसा कुछ होता है, योग होता है, कर्ण होता है। एस्ट्रोलॉजी के टर्मिनोलॉजी इतना बड़ा है ना। तो उनको थोड़ा हम डिमिस्टिफाई करने की कोशिश नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे। श्योर। फिलहाल हमारा वो सवाल थोड़ा अधूरा रह गया कि आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर्स, या फिर आप जिनको मानते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु मानते हैं, लेकिन आप उनको देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरे को ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना। नहीं, बोला ना, बीवी रमन करके थे, विष्णु शर्मा जी करके। आज की डेट में, आज की डेट पे नहीं, आज के थोड़ा पीछे अगर जाएंगे, वो थोड़ा ग्लोरीफाइड थे, ज्यादा मीडिया में उनको हाइक भी किया गया था। बेजान दारूवाला करके थे, ओके, हाँ, वो भी अच्छा रिनाउंड थे। ऐसे बेजान दारूवाला वाज गुड। अच्छा, ओके। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ, दिस इज माय विश, हम्बल विश, कि किसी एक फील्ड का नाम लेते हैं तो उस फील्ड में जो लेजेंड्स हैं उनके नाम हम गिन पाते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। दैट इज माय कंसर्न। तो इसको सॉल्व करने के लिए देश में इंटरनेट के ऊपर इस तरह से कुछ वर्कशॉप्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, मैगजीन्स लिखने चाहिए, आर्टिकल्स लिखने चाहिए, जहां पर टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ 19th सेंचुरी, टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ 18th। इस विषय में थोड़ा मैं बाजू में आपको लेता हूँ। महाराष्ट्र के नासिक में अभी 5 साल से हर 2 साल में एक सेमिनार हो रहा है, लेकिन वो जितने भी पंचांग करते हैं और जितने भी मतलब एज सिर्फ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना, तो उन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में एनालाइजिंग शुरू किया है, जो बहुत टफ वर्ड्स होते हैं, हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द होते हैं, उनको डे टू डे एक्टिविटीज में कैसा बोला जाए। पंचांग हर कोई रीड नहीं कर सकता है। अगर कोई गुजर जाता है तो कितने दिन हमको वो सूतक पालना है, या कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो वृद्धि कितने दिन की है, वो भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होता है। तो वो बेसिक्स में अभी कन्वर्शन कर रहे हैं। जैसे ज्ञानेश्वरी ने भगवत गीता को ज्ञानेश्वरी में रूपांतर किया, अभी वो स्लोली कर रहे वो काम होना चाहिए, हो रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। बाय द वे, मैं थोड़ा आपके बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में बताइए, आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? वो कौन सा पॉइंट था जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा? नहीं, मेरे दादाजी के एक मित्र थे, राधा कृष्ण गोखले करके, इधर बेलगाम में केड़कर बाग में रहते थे, और हमारे फादर का फोटोग्राफी का शौक था। तो मैं छुट्टियों में दुकान में जाता था, और वो सूर्य नमस्कार के क्लासेस कंडक्ट करते थे मारुति मंदिर में। ये कब की बात है? व्हेन आई वाज इन 6th और 7th, यू मे कंसीडर इट राउंड अबाउट 1990-91। ओके, उस टाइम की बात है। तो एक बार उन्होंने घर लेके गए, और ऐसे ही उन्होंने बुक्स बहुत सारे उनके, ही वाज अ सुपरिटेंडेंट टू होम गार्ड्स। अच्छा, ही वाज अ वेरी जेंटल काइंड पर्सन। तो उन्होंने मेरे को एक बार बोला, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है क्या? तो 6th 7th स्टैंडर्ड का बच्चा क्या बोलेगा? राइट। तो वो सीख के मैं क्या करूं, व्हाट इज इट, मतलब नहीं, यू आर अ हिंदू, आयुर्वेदिक का नॉलेज तुमको होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज तुम्हें बेसिक होना चाहिए। हर एक छोटे चीज़ के लिए पंडित के पास जाना नहीं चाहिए, घर में पंचांग होना चाहिए। जैसे हमारे मराठी में बोलते हैं आजीबाईचं बटवा, राइट। तो अगर खांसी आ गई, अगर बुखार आ गया, तो दादी माँ कुछ ना कुछ अपने उसमें काढ़ा बना के दो, वो वैसे। तो 1-2 बार उनके पास गया, तो अचानक उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तब से मैं सीखता आया था। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, थोड़ी किया था? हाँ, इधर मराठा मंडल। तो थोड़े दिन माने 5-6 साल
जॉब भी किया हूँ। अच्छा, आपके फील्ड इंजीनियरिंग? हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिकल कंपनी में ही किया था। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए ना कि एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई। तो मैंने तो प्रण लिया था कि कमर्शियल नहीं जाना है, लोगों को लूटना नहीं है, धर्म से जो बोलना है वही करना है। तो राउंड अबाउट 2010 से तो अभी मेरी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। एस्ट्रोलॉजी नाउ इट इज 2023। 23 मतलब ये कितनी 13 साल हो? 13 साल हो गया। इसी सितंबर में 13 साल पूरे हो गए। तो आपने फॉर्मल इसका एजुकेशन कहाँ लिया था? एस्ट्रोलॉजी का उन्हीं के पास, उनके पास बहुत सारे किताबें थी। तो उसमें एक बहुत मतलब मैं रेकमेंड करना आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगा, सरल ज्योतिष शास्त्र करके एक बुक है, रिटन बाय सोमन शास्त्री। ओके। हाँ, ये बहुत बड़े पंडित अपने ज़माने के 18th सेंचुरी के 19th सेंचुरी के थे। तो उन्होंने हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक धर्म सिंधु का बहुत रेफरेंस लिया जाता है, मतलब धार्मिक कार्य के लिए वो धर्म सिंधु का बहुत लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी के बुक्स है इंक्लूडिंग धर्म सिंधु, उसका सार निचोड़ के उन्होंने, वो नाम से ही आप समझ जाएंगे, सरल ज्योतिष शास्त्र। उसमें काल गणना लेके हर ग्रह का अपना कैरेक्टरिस्टिक लेके फल, जो ग्रह फल देता है, जो नक्षत्र फल देता है, उनका एक बहुत, अभी भी उनका भिकाजी ढावड़े के प्रकाशन के अंडर ही आता है। तो उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, मैं एक शब्द यूज करना चाहूँगा, इट इज़ ए एनसाइक्लोपीडिया फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। ओह, हाँ, हर एक जो भी एक चीज चाहिए एक किताब में आपको मिल जाएगी। हाँ, उसके ऊपर मास्टरी जब आपको करना है तो उसके ऊपर हम अपना एक कर सकते हैं। तो वही किताबें पढ़ के मैं बोलूँगा 50% मैंने अपनी पढ़ाई की थी। अच्छा। 50% जैसे मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई, ओके, तो एक्सपीरियंस आते आते इस लेवल पे आ चुका। सरल ज्योतिष किस लैंग्वेज में है? मराठी में है, कन्नड़ा में है। ओके, ग्रेट। या तो मैं भी बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने अभी बताया कि आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ। या बेसिक। और अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आप लूटे जाओ, आपको मिसगाइड किया। एग्जैक्टली। अगर देखिए, मैं आपको ही, अक्षय जी आपका ये प्रॉब्लम है, आपको ये उपाय करना पड़ेगा और निकालिए 20,000 रुपये, ये अगर मैं बोलूँगा तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना कि आप ये पॉइंट कैसे बोल सकते हो। आपको आर्ग्यूमेंट करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके चाहिए। आर्ग्यूमेंट माने ये कोई ये नहीं है कि यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, लेकिन टू द पॉइंट अगर बोलेंगे कि देखिए मेरे 7.5 ही नहीं चल रहे तो शनि का कहाँ से पीड़ा मेरे को आ गया, ये आप अगर बोलेंगे तो लूटना। और ये ज्यादा से ज्यादा डिफेम एस्ट्रोलॉजी कहाँ पे हो रहा है? आजकल गली गली में जो बंगाली बाबा आ रहे हैं। ओके, मतलब वो दे आर ओरिजिनल फ्रॉम बंगाल? नो, बंगाली बाबा माने गाली है। अच्छा। एक गाली है। हाँ, बंगाली बाबा माने गाली है। उनका एक 2-3 पॉइंट्स होता है कि देखिए आपको पितृदोष है, हाँ, प्रूव नहीं किया जा सकता है। देखिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, हाँ, कहीं पे भी प्रूव किया नहीं जा सकता है। हर एक को शत्रु होता है, ठीक है। जहाँ पे व्हाइट मैजिक है वहाँ पे ब्लैक मैजिक कंपलसरी होता है, लेकिन वो इतना कन्विंसिंगली बोल देते हैं ना, और एग्रेसिवली बोल देते हैं कि आगे वाला जितना, अगर सुपरिटेंडेंट हो, कमिश्नर हो, वो भी कन्विंस्ड हो जाता है। और ड्यू टू दिस रीजन एस्ट्रोलॉजी डिफेम हो रहा है। तो मेरे को आप बताइए कि मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर एंड एक, जैसे आपने बंगाली बाबा कहा, क्योंकि वो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं हर किसी को ये सवाल करता ही हूँ कि जो पैरोट लेके बैठे हैं बस स्टैंड के बाहर या फिर स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाहर, वो भी खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। और जो लोग जैसे वो आते हैं ना, तुझे हाथ से मीट छोटा है, एग्जैक्टली भविष्य सांगणार, सगळं करणार। देखिए ये जो लोग आते हैं, आप एक चीज याद रखिए, मुझे भी पता नहीं कि उनके पास क्या विद्या होती है। फर्स्ट एंड सेकेंड जो आंसर आपको बोलते हैं ना, वो 100% 100% करेक्ट होता है। ओके, आई डोंट नो, इट मे बी हिप्नोटिज्म और एनी, कोई भी अगर कोई विद्या हो पता नहीं है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ऐसे बोल जाते हैं ना कि आगे का आदमी स्तब्ध हो जाता है, निरुत्तर हो जाता है। ओके, जैसे ही थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे दे विल ट्रैप यू। अच्छा, हाँ, तो आप समझ लीजिए, देखिए जो व्यक्ति आपको कंसल्ट कर रहा है वो आपके प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है कि नहीं, उसके बातों में आपको समझ में आएगा। वो जितना आपके प्रॉब्लम में डीप क्वेश्चनिंग करता जाएगा, हाँ, आपसे व्यूज जानने की कोशिश, हाँ, वो आदमी आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए सोच रहा है। और ये जो लोग होते हैं वो सबसे पहले उनका एक टैग लाइन होता है, आपको खर्चा करना पड़ेगा। ही इज लुकिंग एट योर पॉकेट, नॉट टू योर हार्ट। ये फर्स्ट पॉइंट है। और अगर देखिए, अभी मैं हूँ बेलगाम में, बहुत सारे लोग हैं, हाँ, कि 25-25 साल से वो अपने घर हो, ऑफिस में हो, वो वहाँ पे बैठे हुए,
ज्योतिष कार्यालय बोलते हैं, या उनका घर हो, ऑफिस हो, और उनका कभी भी पेपर में नाम नहीं आता है कि दे हैव डन रॉन्ग थिंग्स। यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड दिस इज माय फी, जैसे एक डॉक्टर लेते हैं, तो दोज आर द जेन्युइन पीपल। हाँ, एक छोटा हो, किसी के पास हर लोग 2 लोग जाते हो, कोई बड़ा, हमारे यहाँ पे भड़जी बोलते हैं उनको, कोई बड़ा आदमी हो, रोज MP MLA जाते हो, 200 लोग जाते हो, तो जेन्युइन पर्सन है, वो आपको प्रॉब्लम से हैंडल करेगा। और ये जो रोड पे बोलते हुए आते हैं, उनका प्रेडिक्शन अगर उतना ही 100% सटीक होता तो वो पे अपने घर में बैठते थे ना, दुनिया वाले लोग ढूंढते हुए वहां तक जाते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मैं ऐसा वर्ड बोलना चाहूंगा, एक प्रकार की ठगी ही है। ठगी ही। और इसको अगर मतलब अवॉइड करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। मैं खुद बोलता हूँ, मेरा घर का नाम दत्त छाया करके बहुत मतलब 4-5 बार हुआ है। आप दत्त भक्त हो, आपके पूर्वज दत्त, अरे घर का नाम ही जब दत्त छाया रखा है तो नेचुरली दत्त आ ही गया। अभी मैं जैसे आपके बारे में पूछ रहा था, अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो आप क्या करते? एज इफ मैं मेरे पुराने फील्ड में, मैकेनिकल लाइन में, इंडस्ट्रियल लाइन में कुछ ना कुछ करता था। ओके। तो आप हैप्पी है प्रैक्टिस में? रियली हैप्पी। इसमें एक आनंद है ना, एक आनंद है कि लोगों का साइकोलॉजिकली हो, प्रैक्टिकली हो, लोगों का कुछ ना कुछ दर्द हल्का करने में एक जो आनंद मिलता है, वो पैसे दे के भी हम खरीद नहीं सकते। आपने एक वर्ड यूज किया था, आप कमर्शियल नहीं करते। हाँ, तो वो कैसे डिफाइन होता है? नहीं, कमर्शियल माने देखिए ना, मेरे ही एक मित्र है इसी फील्ड में है, अगर साइकिल लेके आता है तो उसे आप 100 रुपए लो, 2 व्हीलर पे आता है तो 200 रुपए लो, अगर 20 लाख की गाड़ी लाता है, बोलो ना उसको 2000 रुपए देने में तेरा क्या जाता है? ये बहुत रॉन्ग चीज है ना। ये बहुत, कोई भी आदमी हमारे पास जब आता है, हमारे प्रोटोकॉल और हमारे सिस्टम एक ही रखना चाहिए ना। आपका डेली रूटीन क्या होता है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि, और इट इज़ वेरी जनरल लॉजिक ऑल्सो, कि जब आप इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी को हैंडल, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लाइंट आपका बहुत खुशी खुशी आपके पास आए, वो दर्द में होता है, कुछ ना कुछ सफर। एक चीज़ है, इस फील्ड में जो भी आता है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं कहाँ रखूँ पूछना बिल्कुल नहीं आएगा। वो मॉर्निंग टू नाइट जो भी आएगा वो निगेटिव एलिमेंट लेके ही आएगा। इसको कैसे डील करते हैं? फर्स्टली साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम लेके मेरे पास क्यों आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास एक मरीज ही जाता है, वो दर्द लेके ही जाता है, उसका दर्द शमन करना ही जैसे डॉक्टर का काम है, सेम एस्ट्रोलॉजी का काम वही है। तो निगेटिव लेके ही आता है, हम उसको जितना हमारी तरफ से हो, अपने व्यवहार से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्द से, जितना शब्द हम कम रख के उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, दैट इज़ द बेस्ट। लेकिन उसको टैकल करने के लिए या फिर उससे थोड़ा बचने के लिए आप कुछ पर्सनल लाइफ में? उसके लिए देखिए, भगवान का नामस्मरण करना बहुत ज़रूरी है। सिद्धि हम जैसे बोलते हैं ना कि एक सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तो पुराने ज़माने में सिद्धि प्राप्त करना माने टू लर्न समथिंग, टू मास्टरी समथिंग, सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके ऊपर और एक शब्द है, उसको सुसिद्धि बोलते हैं। उस सिद्धि को पचाना भी एक अपने आप में काम होता है। तो आप क्या साधना करते हैं? तो उसके लिए कुछ भगवान का नामस्मरण करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेरा कोई अघोरी काम वगैरह नहीं है, ये सब सात्विक काम है। तो मैं गुरु का आराधना ज़्यादा करता हूँ, दत्त गुरु का आराधना ज़्यादा करता हूँ। उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, दिमाग ठंडा रखना बहुत जरूरी है। कौन सा मेडिटेशन आपका? नामस्मरण हो, योगासन हो, ये मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इन जनरल एक बहुत टिपिकल सवाल होता है कि सुबह से शाम तक आपका दिन कैसा होता है? बेलगाम में या देखिए ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड ऐसे है ना कि हर कोई चूज़ नहीं कर सकता। जैसे आप MBA हो, हज़ारों बच्चे आ गए, मेडिसिन हो, हज़ारों बच्चे, एस्ट्रोलॉजी फील्ड इतना रिमोट है ना कि मेरे ख्याल से बेलगाम में मुझे पता नहीं साल में एक भी तैयार होता है कि। हाँ, इट इज़ वेरी, क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी फील्ड ऐसे ना अनसर्टनिटी बहुत है। अगर आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग होना शुरू हो गया, कोई आपके पास देखेगा भी नहीं। इट इज़ अ चैलेंज फॉर यू कि आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, रिजॉल्व करने ही बैठना पड़ेगा। लोग भी उतने मतलब होशियार होते हैं ना कि 2 बार जाने के बाद तीसरी बार दे कैन जज। तो उसके लिए हमें बहुत मेडिटेशन हो, नॉलेज हो, लेके ही बैठना पड़ता है। तो जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपका एक फिक्स होता है, बेलगाम के जो लोकल लोग हैं उनके लिए एक समय निर्धारित है। हाँ, और बाहर के लोग, मैं यूजुअली मॉर्निंग 5-5:30 बजे उठता हूँ। 1 तास मतलब मॉर्निंग 1 आवर योगासन हो, मेडिटेशन हो, यूजुअली मैं करता हूँ।
तो रैंडमली 6 to 8 इंटरनेशनल, मेरे पास 12-13 देश के क्लाइंट्स हैं, तो उन लोगों से ऑनलाइन फ़ोन पे, क्योंकि वो हर बार आ नहीं सकते। आपके साथ कैसे जुड़ते हैं? ऑलमोस्ट इंडिया के ही है, अच्छा। अब्रॉड के एज सच नहीं है। अभी देखिए आपके कोई रिलेटिव्स है, आप एक बार यहाँ पे लेके आए, तो उनके फ्रेंड्स हो, उनके कोई फ्रेंड्स हो, तो रेफ़र दिया जाता है। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर पे वो मैसेज करते हैं, आई हैव रेफर्ड दिस। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है ना कि बेलगाम, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आ जाता है, लेकिन अब्रॉड वाले लोगों का ऐसा नहीं है। वो फ़ोन पे भी अगर बात करना है तो 8 बजे कॉल कीजिए तो 8 बजे ही उनका कॉल आ जाता है। वेरी प्रोफेशनल। हाँ, वो एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, हमको भी उनको मतलब सीखना चाहिए। एंड मैं भी उनको टाइम दिया रहता हूँ, तो मॉर्निंग 6 to 8 ऑनलाइन होता है। 8 बजे के बाद पूजा वगैरह हो करना पड़ेगा। 9:30 से रेगुलर बेलगाम के जो लोग हैं 9 to 12, 1 to 3 थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, क्योंकि ये दिमाग का काम है। राइट। रेस्ट, मेंटल रेस्ट एंड फिजिकल रेस्ट दोनों, क्योंकि बैठ के ही काम है ना, मैंडेटरी है। लोगों को बिठा के थोड़ा मैं गार्डन घूम आ सकता हूँ, नहीं कर सकते। फिर 3:30, 4 o'clock को एक बार बैठ गया तो फिर टाइम नहीं है। कई बार 8 बज जाते, कई बार 9 बज जाते, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि अभी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कितने लोग सुनेंगे डजंट मैटर, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप अगर सो कॉल्ड कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर होते तो अब तक के इंटरव्यू में करीब 25 मिनट होने को है, आप 10 बार तो गिनवाते कि मेरे पास फलाना आए थे, उनको ये एक्सपीरियंस आ गया। मैं मेरे लाइफ में आज तक किसी को बोला नहीं हूँ। लेकिन यही मेरा सवाल है कि आप मेरे को कुछ 3 आपके क्लाइंट्स बताइए, केस स्टडीज बताइए कि जो बहुत मिराकुलस थे। और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और तब ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ इट वर्क्स। तो 3 का मतलब 3 बताना है ऐसा नहीं, 2 बता सकते हैं, 1 भी बता। देखिए, आज के तारीख में बच्चे होना एक अपने आप में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। राइट। मैरिज होना तो मतलब वो दिव्य काम ही है। बच्चों, मतलब देखिए आजकल लड़कियों में 28-29 ईयर्स में ही PCOD, सिस्ट, ऐसे। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन लोगों के बातें सुन के वो क्या है समझ में आ रहा है, तो कई बार डॉक्टर गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे बहुत, मैंने गिना नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत, वहीं पे आनंद होता है। जैसे आप 1 करोड़ रुपए देंगे वो आनंद नहीं होगा, लेकिन कोई आके देखो मेरा बच्चा पैदा हो गया, ये जब बोल के जाते रहा, वो अत्य आनंद होता है। उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो सैकड़ों में मैं मतलब बोलते हैं ना, होशियारी नहीं मारूं, मोर देन 100 ऐसे केसेस हैं कि जिनको बच्चे हुए। ये बहुत कई लोगों के कुंडली में योगी नहीं होता है। अच्छा। सिंपल रेमेडीज होता है, कई बार कुछ शांति करानी पड़ती है एंड करना पड़ता है। सेकेंडली, ऐसे भी मेरे पास 3-4 केसेस आए हुए हैं कि जिनको कैंसर था। अच्छा। हाँ, मैंने उनको कोई मेडिसिन नहीं दिया, दैट इज़ नॉट माय वर्क, लेकिन एक मेडिकल स्टडी में ही एक पॉइंट आता है, उसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। राइट। मीनिंग ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा साइकेट्रिक को यूज़ करते रहते हैं। तो उसी टर्म पे बहुत सारे लेडीज़ लोगों को आज ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरिस कैंसर बहुत मामूली हो चुका है, उनका बड़े बड़े सर्जरी हुई रहती है। 2 शब्द, यू आर गोइंग टू रिकवर, यू जस्ट फॉलो दिस। उससे भी मैं खुद बोल रहा हूँ ना, मैंने उनको खाली उनको मोटिवेट किया है एंड दे वर मिरेकलस थिंग। वो रिकवर होके दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एस्पेक्ट आ जाता है कि कैसे आप एक्टिवेट करते हैं। आप दिन में ऑन एन एवरेज कितनी कुंडली देखते हैं? एवरेज ऑनलाइन तो 5 या 6 देख लेता हूँ। हाँ, एंड रेगुलरली ऐसे आते हैं तो लगभग 60 से 70। ओके, सो अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर। एट द एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसान ही हैं। तो सवाल मेरा यह है कि मूड होता है ना, जैसे आर्टिस्ट होते हैं तो वो मूड के हिसाब से काम, नहीं, मूड मेंटेन करना पड़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसा कितनी बार होता है दिन में कि ठीक है कुछ आंसर देके भगा दिया? नहीं, ऐसा कई बार होता है। जब रिपीट आते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द रिपीटेशन कब हो रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही। हाँ, आज शादी का क्या होता है, बहुत सारे लड़के कम एजुकेटेड हो रहे, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे, ऑड जॉब्स कर रहे, और आज लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रही है, लड़कियों को पैकेज अच्छा है, तो उनके अपेक्षा भी अच्छे कि मैं सालाना 5 लाख पैकेज है, मेरे को 10 लाख का पैकेज चाहिए, और ये डिनाई भी नहीं हम कर सकते। तो जब ऐसे लोग आते हैं ना, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, 2 स्वीट वर्ड्स, अरे हो जाएगा, गुरुबल चल रहा है,
ये दिन में 5-6 लोगों को तो भगाना पड़ता ही। क्योंकि आप हर किसी को डिकोड नहीं कर सकते, हर किसी को एक्सप्लेन नहीं और कर दूसरी चीज क्वेश्चन पे भी समझ में आ जाता है, आदमी के फेस पे भी समझ में आ जाता है। हाँ, और कई बार क्या होता है, आप करते हैं फेस रीडिंग? अब फेस रीडिंग ऐसा नहीं है, फेस रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार फेस से समझ में आ जाता है कि देखिए आँख में पानी आ रहा है, रियली ही टेंस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे शुरू करूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो वो मिससेलिनियस प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो समझ में आ जाता है। हाँ, तो ऐसे लोगों को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ। वैसे भी लोग मेरे पे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेते हो, लेकिन ये फील्ड ऐसे है ना कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड अगर आ गया, डिवोर्स केसेस बहुत बड़े हैं, तो उनको थोड़ा कि आप डिवोर्स मत लीजिए, थोड़ा और थोड़ा, तो उसमें थोड़ा काउंसलिंग करने में 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाता है। कोई बोलता नहीं है, लेकिन बाहर गॉसिपिंग होता रहता है ऑफिस के बाहर, कितना टाइम ले रहे हैं, क्यों गप्पा मार रहे हैं, ऐसा होता है। वो एक्चुअली कैसा होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाहर वेट करते हैं ना लोग, उनको लगता है कि अंदर का इंसान बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो भी वही करते हैं, लेकिन वो जब अंदर जाते हैं तो उनको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी भगाया। वो भी वही करते हैं। वो भी वही करते हैं। एनीवेज, अगर आपकी परमिशन है तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में देना चाहूँगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और अगर आप में से किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ ओके, आप फिजिकली आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, यू कैन गो अहेड। बाय द वे, जैसे मैंने बताया कि मेरे को आपके साथ कई सारे एपिसोड्स करने हैं, और आपने भी कई सारे यहाँ पर इश्यूज गिनवाए हैं, जैसे बच्चों का पैदा न होना, बच्चे न होना, शादी न होना, डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। अगर एक एक टॉपिक को भी मैं लेके बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्यूचर में आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो हमारे साथ भी आप थोड़ा शेयर करें। फॉर यू एनी टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट मैं लेके आता हूँ मेरे इंटरव्यू में, एंड वो है कि मैं 30 मिनट हो गए करीब करीब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सवाल पे ऊपर सवाल, सवाल पे ऊपर सवाल आपको कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में आता है कि कितने सवाल कर रहा है ये और कभी कभी आप जता नहीं सकते, लेकिन गुस्सा हो जाता है अंदर से कि यार ये इतना सवाल क्यों, इतने एरोगेंटली, इतने रूड क्यों। मैं रूड नहीं होता, लेकिन कभी कभी लगता है। तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी निकाली है कि ठीक है, अगर मैं आपको सवाल करके आपको अगर मैं तंग कर रहा हूं तो आप भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप भी मुझे सवाल कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है, मेरे फील्ड से रिगार्डिंग हो या फिर ऐसा कोई भी। मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा हूँ कि आप मेरे को ब्लैंक करिए, वो मैं भी महसूस करना चाहता हूँ कि जब सवाल आता है सामने से तो कैसा लगता है। नहीं, अभी देखिए आप रेडियो जॉकी है, आप कितना क्रेजी है इस फील्ड में, आप बोलिए ना। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये जो फील्ड है वो क्रेज के साथ ही शुरू होता है। राइट। ये क्रेज बहुत क्या बताऊं इस क्रेज के बारे में। जब मेरे हाथ में पहला फोन आया था एंड्रॉइड, वो नोकिया का 2690 ऐसा कुछ था, सिंपल कीपैड वाला, उसमें मैंने पहला सर्च कुछ अगर किया था तो वो था हाउ टू स्टार्ट रेडियो स्टेशन इन बेलगाम। ये मैंने सर्च किया था, बहुत पहले की बात है, 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, 20 साल भी हो सकता है। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि आजकल लोगों का सुनना बहुत कम हो रहा है, एंड जो भी मीडियम आ रहा है वो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज लेके आता है। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो आपकी पूरी बॉडी एंड माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप मोबाइल पे गेम खेलते खेलते ओनियन कट नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो बैठ के कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको टीवी देखना है तो वहाँ पर भी आपका एंगेजमेंट है। लेकिन रेडियो एक ऐसा हेल्दी मीडियम है कि जो आपको फ्रीडम देता है और वो आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। नो मैटर आपका मूड कैसा है, मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं, लेकिन आपने रेडियो ट्यून किया और आपके ऊपर कान के ऊपर कुछ अच्छे शब्द पड़े रेडियो जॉकी के, ऐसा नहीं कि वो बहुत फिलोसॉफी की बात करता है, सिंपल बात होती है, लेकिन वो आपको रिलैक्स कर देता है। और अगर आप गाने सुन रहे हो, रेडियो ट्यून हो रखा है, काम कर रहे हो, तो आपका काम और ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, रेडियो में आप इमीडिएटली रिएक्ट कर सकते हो। रेडियो स्टेशन में वो सवाल करते हैं आपसे कि आपके करियर के बारे में बताइए, क्या आपका कॉलेज में रैगिंग हुआ था, आज फादर्स डे है तो आपके फादर के साथ मेमोरेबल कोई चीज़ बताइए। तो वहाँ पर आप ना गिव एंड टेक होता है, बाकी सारे मीडिया में गिव एंड टेक नहीं होता। बिल्कुल। आपको सिर्फ बम्बार्डिंग किया जाता है कि
आप लेना चाहते हैं नहीं चाहते डजंट मैटर, आपको लेना पड़ेगा इस तरह से। सो दैट इज़ वाई रेडियो इज़ वेरी डिफरेंट। एंड अगर रेडियो के ऊपर मैं बात करने लगूँ तो घंटा 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि क्रेज़ है जैसे आपने कहा। अभी आज के ज़माने में शॉर्ट्स और रील्स उसका क्रेज़ है, उसके ऊपर भी तो उसके आप कॉम्पीट कैसे कर रहे हैं एज अ रेडियो जॉकी? हाँ, तो उसके ऊपर भी मैं कंप्लीट 2-3 घंटे का सेमिनार ले सकता हूँ शॉर्ट्स एंड रील्स के ऊपर, कि वो हमको कैसे इमोशनली खोखला करता है। तो इसको कॉम्पीट करना, इसको तो मैं कॉम्पीट करता ही नहीं, वो मेरे रेस में ही है नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ रेस नहीं कर सकता। उनका ट्रैक, उनका फील्ड ऑफ ग्राउंड जो है वो अलग है, मेरा फील्ड ऑफ ग्राउंड जो है वो अलग है। लेकिन क्या होता है ना सर, जैसे चॉकलेट की आदत, अब चॉकलेट की आदत और अश्वगंधा चूर्ण, इनका कंपटीशन नहीं हो सकता। तो अगर मेरी अश्वगंधा की फैक्ट्री है, मैं अश्वगंधा बेचता हूँ, तो आप मेरे को अगर ये सवाल करेंगे कि हाउ डू यू टैकल चॉकलेट, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। मैं बस अश्वगंधा किस तरह से ग्रेट है बताता हूँ। अगर कोई कंज्यूम करता है अश्वगंधा तो उसको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो वो कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। बाकी मैं इसके साथ कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं कर सकता। सो मेरे सवाल को मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूँगा कि मेरी कोशिश है कि बेलगाम को एक बहुत अच्छा रेडियो स्टेशन मिले। अब ये आप भी मेरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बड़े से बढ़िया कंटेंट लेके अपना चैनल शुरू कीजिए आप। सो दैट इज माई एफर्ट या फिर कंसर्न या फिर कोशिश है, तो देखेंगे कैसे होता है। बाय द वे, अब मेरे को आज का हमारा जो ये सिलसिला है मुलाकात का, इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सिलसिला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को आगे भी कन्वर्ट करना है। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल आपसे इन जनरल करना चाहता हूँ, जनहित में जारी जो होता है कि जीवन में अगर किसी को सुखी रहना है, एट द एंड ऑफ द डे सुख जो होता है, हैप्पीनेस, वो मैटर करता है। उसके लिए आप क्या कान मंत्र बताएंगे? हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस जो है ना वो अपने आप में होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, 50 लाख की गाड़ी होती है लेकिन वो हैप्पी नहीं है। लेकिन एक उद्यम बाग वाला वर्कर होता है जिसके हाथ गंदे दिख जाता है लेकिन वो हैप्पी हो, 10,000 रुपये में भी हैप्पी। मैं बोलूँगा हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। बहुत बढ़िया। वो बहुत ही करना पड़ेगा। और अगर कुछ रिचुअल या कुछ रेमेडी या फिर कुछ डेली रूटीन में अगर आप इंसिस्ट करना चाहे कि ये करने से थोड़ा पीस ऑफ माइंड बना रहे। नहीं, हिंदू रिलीजन इतना वास्ट है ना कि हर जगह पे, हमारे यहाँ आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, हर एक को हर एक दिया गया। तो हमारे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है कुल देवता। कुल देवता की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। फिर इष्ट देवता, किसी को गणपति अच्छा लगता है, गणेश जी अच्छा लगता है, किसी को बजरंग बली अच्छा लगता है। तो जिस भगवान का नाम स्मरण करने से आपको एक अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव इंपल्स क्रिएट होता है, वो आप फॉलो कीजिए। इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट एक एपिसोड करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कुल देवता एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इष्ट देवता। क्योंकि अब मेरे को मान लीजिए हनुमान जी अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे कुंडली को उनकी एनर्जी सूट नहीं करेगी, तो मैं कितना चाहिए उनको वर्शिप करूं, मेरे को रिजल्ट्स नहीं है। मैं डिटेल में हर एक राशि का मैं डिटेल आपको बोलने के लिए, तो वो हम नेक्स्ट टाइम में थोड़ा डिटेलिंग में लेंगे। लेकिन आज का एपिसोड सभी सुनने वालों को मैं पूछना चाहता हूँ कैसा लगा। आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो आप सवाल भी कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दबा के शेयर भी करिए। और सर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप भी थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि मेरी बात नहीं मानते। अक्षय जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्दी कंटेंट लेके आगे बढ़ रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। मेरे सवाल खत्म नहीं हुए अभी, नहीं, लास्ट मेरा सवाल बचा है। बोलिए। एंड ये बहुत फनी सवाल है, ये कपिल शर्मा वाला सवाल है। अरे मेरे साथ बात करके आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। ऑल राइट। जैसे अक्षय पात्र बोलते हैं, क्वेश्चन में आप अक्षय हो। एंडलेस क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं। ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है एंड ये उस तरह का रिमार्क भी हो सकता है। नहीं, रिमार्क नहीं, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट विद अ पॉजिटिव इंपल्स में आपसे बात कर रहा हूँ। ऑल राइट। तो यहाँ पे आज मैं रुकूंगा, फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।